हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक नए लेसन के साथ आपके सामने आया हूं और इस उम्मीद के साथ कि इस लेसन से कम 10 नंबर का आपका कंप्लीट हो जाए। ठीक है, लेकिन हमने लिख रखा है ऊपर 8 मार्क। इस लेसन से 8 मार्क तो आएंगे, ये बोर्ड ने पहले से बोल दिया। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम इसमें से 10 नंबर का आने वाला है। ठीक है, तो आज मेरा आज का लेसन है लेसन 5 और नाम है उपसय संयोजक यौगिक। ठीक है, उपसय संयोजक यौगिक, ये का बना हुआ है यौगिक। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? उपसय संयोजक यौगिक। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमको इस लेसन में क्या क्या पढ़ना है और क्या हमारे परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस लेसन में का मैंने 1 से लेकर 13 तक मेन पॉइंट को यहाँ लिखा है। तो कहीं ना कहीं यहीं से एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में यहीं से आने वाला है। तो इसे अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं कि किस प्रकार से एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा। तो आज हम पहले देख लेते हैं हमारे सिलेबस में है क्या क्या। ठीक है, देखते हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा, जो लेसन का नाम है वही हमारा पहला टॉपिक होगा, उपसय संयोजक यौगिक। आखिर क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, फिर लिखा है योगात्मक यौगिक। अब इसी का रूप ये हो योगात्मक यौगिक। ठीक है, फिर लिखा है संकुल यौगिक। अब उपसय संयोजक यौगिक समझ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। अगर हम कहें कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत उपसय संयोजक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? उपसय संयोजक यौगिक कहेंगे। फिर इसने दूसरा टॉपिक दिया योगात्मक यौगिक। अगर मैं ये कहूँ कि जब 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में संयोग करके या 2 या 2 से अधिक लवण आपस में संयोग करके एक नया यौगिक बनाते हैं तो वो योगात्मक यौगिक कहलाता है। ठीक है, याद रखना, योगात्मक वही होगा जिसमें 2 योग करेंगे और तीसरा एक निर्माण करेंगे। जैसे कि जब ने कहा था 2 या 2 से अधिक यौगिक आपस में मिलकर एक नया यौगिक बनाते हैं, वो योगात्मक यौगिक कहलाएगा। जब पढ़ाऊंगा तब इसे डीपली पढ़ा दूंगा कि कैसे आखिर इसमें होता क्या है। संकुल यौगिक। ठीक है, तो संकुल यौगिक इसमें क्या है? ऐसे यौगिक जो अगर हम जल में मिलाएं, ऐसे यौगिक जल में मिलाएं या किसी अन्य विलायक में मिलाएं तो ये पूरी तरह वियोजित नहीं होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पूरी तरह नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ये क्या होता? संकुल यौगिक आपका कहलाता है। दूसरी बात, लिगेंड और लिगेंड के प्रकार। अगर मैं ये कहूँ, एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ उसे। जैसे मैंने एक संकुल ले लिया FeCN6। अब वो पूछेगा लिगेंड क्या है, तो बताएगा तो लिगेंड जो हमारा केंद्रीय परमाणु होता है, याद रखो ये हमारा क्या होता है? केंद्रीय परमाणु के साथ जो लगा होता है दाता के रूप में, ये इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब ये जो होता है वो इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में दान करता है। जैसे जोड़ा के रूप में दान करता है, किसको? इसको करता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जोड़े में रहता है, ये इलेक्ट्रॉन जोड़े में ही दान करता है। तो जो भी केंद्रीय धातु के साथ जो लिगेंड यहाँ पर लगा रहता है तो ये आपका क्या है? लिगेंड। शॉर्टकट में आप समझेंगे ये जो चीज़ है वो क्या है? लिगेंड है। और इसको हम जब परिभाषित करेंगे डीपली करेंगे और अच्छे से समझा कर करेंगे। ठीक है, पॉइंट अगला है उपसय संयोजन संख्या। अगर मैं ये कहीं इसी के ले लूँ, इसी एग्जाम्पल के ले लूँ, अगर मैं कहीं इसमें उपसय संयोजन संख्या कितनी है तो लिगेंड के साथ जितनी संख्या लगी होगी वही आपकी उपसय संयोजन संख्या होगी। तो कितनी होगी? इसकी कितनी होगी? 6। तो अगर पूछा जाए कि Fe की उपसंयोजन संख्या कितनी है तो कितनी है? 6 है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि आयरन की उपसय संयोजन संख्या कितनी है तो आप बता देंगे 6 है। इतनी इजीली सी बात है, बहुत ही पार्ट बहुत ही अच्छा है। 8 मार्क इसी लेसन से आ सकते हैं। तो इतना इजीली बात समझ गए कि हमारी जो आयरन की उपसय संयोजन संख्या है, जितने इधर यहाँ 5 हो तो 5 हो गए, यहाँ 4 है तो 4 हो गए, यहाँ 2 है तो 2 हो गई। ठीक है, ये बात समझ जाओ। तीसरी बात, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। अब इसी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। FeCN6
अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है आपको। अब जैसे मान लीजिए जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या माना कि हमेशा केंद्रीय परमाणु की आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। केंद्रीय परमाणु जो भी होगा तो हम उसको x मान लेते हैं, और इस पे CN पे हमेशा बैलेंस माइनस का 1 होता है। अब ये जब एक इससे मल्टीपल करेगा तो ये क्या हो जाएगा, -6, एक ही तो है, बराबर 0। अगर हम इसका पक्षांतर कर देते तो x बराबर +6, तो ऑक्सीकरण संख्या आपकी क्या निकल आई, +6 निकल आई। तो ये इस प्रकार से आपकी इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकल आएगी। और हमेशा जो साइनो होता है उस पर एक ही बैलेंस होता है, तो 6 जब 1 से मल्टीपल करेगा तो माइनस में होगा। अब इधर बराबर 0 लग दिया, यहाँ पर कोई बैलेंस तो नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारा 3 बैलेंस होता मान लीजिए, तो हम बराबर करके लिख देते 3, ठीक है। या मान लीजिए माइनस का होता तो माइनस करके लिख देते, ठीक है। जो भी होता है अब इसको हम समझाने वाले हैं डीपली में, किस प्रकार से आखिर ऑक्सीकरण संख्या हम निकालने वाले हैं, ठीक। दूसरी बात, होमोलैप्टिक व हाइड्रोलैप्टिक। इसमें अगर हम ये कहूँ कि बिलियन में जब एक मतलब बिलियन जो होता है उसमें एक ही यौगिक देखा जा सकता है, तो वो आपका होता है होमोलैप्टिक। और जब एक से अधिक देखने को मिल जाए संकर यौगिक तो वहाँ हाइड्रोलैप्टिक संकर होता है, ठीक है। इसे भी हम समझाने वाले हैं। बर्नौली का सिद्धांत बहुत ही अच्छा प्रश्न है, उम्दा प्रश्न है, IMP प्रश्न है, बहुत अच्छा। IUP सिस्टम, अगर मैं ये कहूँ IUP सिस्टम से अगर इंटर में प्रश्न ना बने तो बिल्कुल झूठ बनूँगा। यहाँ से प्रश्न 3 से 4 नंबर का आने वाला है, कम से कम 3 नंबर का और कम अधिक से अधिक 4 नंबर। इस हेडिंग से IUPAC सिस्टम से 3 से 4 नंबर का आने वाला है, इसलिए ये हेडिंग हम लोग बहुत गहराई से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें अगर आपका प्रश्न गलत हो गया तो कहीं ना कहीं 3 से 4 नंबर आपके चले जाएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे, इस पर पूरा एक वीडियो कंप्लीट चर्चा करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारे लिए, आपके लिए, यूपी बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यूपी बोर्ड ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसे ना ले पेपर में, इसे ज़रूर लेगा, ठीक है। फिर है संरचनात्मक समव्यवस्था। अब इसको संरचनात्मक समव्यवस्था में कई सारे इसके भाग हैं, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले, लिखे भी है संरचनात्मक समव्यवस्था और भाग, ठीक है। तो इसमें के जो भी भाग होंगे शॉर्टकट में चलते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, चलते जाएंगे, ठीक है। त्रिविम समव्यवस्था, इसमें भी 2 प्रकार की समव्यवस्था है, एक संरचनात्मक होता है, एक ज्यामिति होती है, ठीक है। तो इससे भी हम अच्छे से समझ लेंगे। ज्यामिति मतलब दर्पण वाली, ठीक है। एक होती ज्यामिति, एक होती प्रकाशिक समव्यवस्था, ये 2 होती। त्रिविम समव्यवस्था की 2 प्रकार होती हैं, एक तो होती है आपकी ज्यामितीय समव्यवस्था और एक प्रकाशिक समव्यवस्था। तो दोनों ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है संयोजकता आवरण सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद है प्रबल और दुर्बल लेखन। ये इतना ही आप पढ़ेंगे और यहीं से एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें कोई न्यूमेरिकल टाइप के कोई ना सवाल हैं इस चैप्टर में, ना कुछ है। अभी तक आपने सवाल लगाए हैं बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री अगर मैं कहूँ, अगर कम से कम 23 से 22 नंबर की पूछी जाएगी, और इसमें आपको कम से कम स्कोर करना है 20 नंबर, तो इसमें हर हाल में लाने हैं। अगर अच्छे मार्क चाहिए आपको केमिस्ट्री में, आपको अच्छे मार्क चाहिए तो कम से कम 23-22 नंबर में 20 नंबर लाने, क्योंकि यहाँ से नंबर कम नहीं होने चाहिए, ठीक। अब देख लेते हैं हमारा किस प्रकार से ये चैप्टर है। तो इस प्रकार से जो भी चैप्टर दिया गया है आपके सामने, यही आपको पढ़ना है। और कल हम आपको पढ़ाने वाले हैं ये चीज़, संकुल यौगिक, लिगेंड और संयोजन संख्या, ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। यहाँ तक कल हम आपको पढ़ाने वाले हैं, यहाँ तक कल मैं इतना टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा। फिर अगले टॉपिक में बर्नौली का सिद्धांत भी सोच रहा हूँ कल ही समाप्त करूँ। बर्नौली का सिद्धांत भी कल ही निपटा देता हूँ। तो 8 हेडिंग तक हम कल ही समाप्त करने वाले हैं। कल हमको क्या करना है, 8 हेडिंग तक समाप्त करना है। फिर IUPAC को एक दिन में निपटाऊंगा, मतलब एक क्लास पूरा इसकी होगी IUPAC, क्योंकि मैंने कहा यहाँ से तो प्रश्न बन नहीं है, तो इसको हम एक क्लास में अलग से आपको समझाने वाला हूँ। फिर बचा जो भी वो तीसरी क्लास में समाप्त करूँगा।
इस प्रकार से 3 क्लासें होंगी और आपका ये चैप्टर क्लोज। इससे पहले एक और चैप्टर था, मैंने वो आपको नहीं पढ़ाया है, AF ब्लॉक के तत्व। वो हम कम समय में क्योंकि बहुत ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट लेसन नहीं है, ठीक है। तो लेसन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमने इसलिए पहले कवर किया। इसके बाद मैं बुक को पढ़ा दूंगा, उसमें जो जो टॉपिक इम्पोर्टेंट होंगे 5, 6 या 7 टॉपिक ही इम्पोर्टेंट हैं, वो हम एक दिन एक ही वीडियो में उससे समाप्त करूँगा। चाहे वो वीडियो 1 घंटा का क्यों ना हो जाए, वो एक ही वीडियो में चैप्टर समाप्त करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। लेकिन कल से इस चैप्टर के साथ में बने रहिए, क्योंकि यहाँ से ये 8 नंबर आपको मिल जाते हैं तो परीक्षा में आप अच्छा खासा स्कोर कर पाएंगे। मिलते हैं कल अगले क्लास में। बाय, टाटा, बाय।